हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। और आज हम बात करने वाले हैं रोटेशन के कुछ क्वेश्चंस की और फिर टोपलिंग की। तो क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक थिन मासलेस थ्रेड है, उसको एक रील के अराउंड लपेटा गया है। ठीक है, रील का जो मास है वो 3 kg दे रखा है आपको, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.6 है। तो ये जो रील है इसके लिए मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। देख सकते हैं बीच में होलो है, ये पार्ट सॉलिड है, इसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। बोला है कि द हब रेडियस आर इज 10 सेंटीमीटर, ये आर 10 सेंटीमीटर है। पेरिफेरल रेडियस इज 2r जो कि 20 सेंटीमीटर है। द रील इज प्लेस्ड ऑन अ रफ टेबल, ये टेबल रफ है तो यहाँ पे म्यू होगा। द फ्रिक्शन इज इनफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग। टू प्रिवेंट स्लिपिंग का मतलब होता है प्योर रोलिंग यहाँ पे होगी, कोई यहाँ पे स्लिप नहीं करेगा। प्योर रोलिंग का केस आपको दे रखा है। पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द रील एंड ऑफ हैंगिंग मास ऑफ 1 kg। ये मास है 1 kg, इसका और रील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है, प्योर रोलिंग का क्वेश्चन है। अब कैसे करते हैं ये टाइप के क्वेश्चन को, तो इसका तरीका है, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि लेट a1 इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रील और a2 इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ये दो एक्सेलरेशन मैंने मान लिए a1 और a2 जो अपने को कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब अगर मैं एफबीडी बनाता हूं इनकी, तो एफबीडी आप देखिए कैसी बनेगी। ये जो रील यहाँ पे है, इस रील के अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो ऐसा रील है। ठीक है, इसमें यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका एक्सेलरेशन है a1। ओके, इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे, तो जहां पे स्ट्रिंग कनेक्ट हो रही है वहां पे एक टेंशन फोर्स इस पे लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि स्ट्रिंग ऐसा कनेक्टेड है। क्योंकि नीचे रफ सरफेस है तो रोलिंग से बचने के लिए इस पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा इस तरफ, और क्योंकि यहाँ पे रोलिंग हो रही है तो इसका एक अल्फा भी होगा इस तरफ। ये इसकी सारी चीजें हो गई। रेडियस आपको पता ही है, आर और 2r है, दिस इज आर, दिस रेडियस इज 2r। ठीक है, और अगर इस ब्लॉक के लिए बनाया जाए तो ब्लॉक के लिए तो बहुत आसान सा है। ऊपर एक टेंशन फोर्स है, नीचे इसका अपना mg है, और इसका नीचे एक्सेलरेशन है a2 जो अपने को कैलकुलेट करना है। मैंने रील के लिए कोई वर्टिकल फोर्सेस नहीं दिखा है, नॉर्मल या उसका अपना mg, वो सारा मैंने नहीं बताया, वो जानते ही हम। इस पे एकमात्र फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल, नीचे की तरफ लग रहा होगा अब एकमात्र फोर्स mg। ठीक है, दोनों ही सेंटर से पास होंगे, नॉर्मल भी यहाँ से और mg भी इस तरीके से। ओके, ये सारे फोर्सेस इस पे हैं। अब अपने को चाहिए कि भैया a1 और a2 निकालें, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला काम मैं करता हूं यहाँ पे टॉर्क लिखने का, या आप चाहें तो एफ सिग्मा एफ इक्वल टू एम है वो कर लीजिए। सिग्मा एफ इक्वल टू एम है, पहले रोटेशन वाली इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहली। तो क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन है a1, मास इसका अगर m है, ठीक है, और इसका मास कैपिटल M मान लेते हैं। तो अगर मास स्मॉल m इसका है तो इक्वेशन लिखी जाएगी, टेंशन फोर्स लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इज इक्वल टू m इंटू a1। ये दो ही फोर्सेस इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसकी वजह से एक्सेलरेशन इसको मिल रहा है। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन गई। दूसरी इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ टॉर्क की। टॉर्क की इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, अच्छा वर्टिकल डायरेक्शन में तो हम ये तो जानते ही हैं फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू म्यू इनटू एन या म्यू एम जी, वो उसका फ्रिक्शन हो जाएगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी है अपने को। बात करते हैं टॉर्क की, सिग्मा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉ इक्वल टू आई अल्फा, ये दूसरी इक्वेशन है। अब टॉर्क किस किस का लगेगा इस पे, तो एक तो टेंशन फोर्स यहाँ पे है, इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे उसका टॉर्क लगेगा, और इसका टॉर्क कैसा लगेगा, ये इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, है ना। फ्रिक्शन इस पे ऐसे लग रहा है, इसका टॉर्क लगेगा F इंटू 2r, और वो इसको ऐसे घुमाना चाहेगा। तो टॉर्क जो आ रहे हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर F का टॉर्क देखो तो क्लॉकवाइज है, टेंशन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैं जब नेट टॉर्क लिखूंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, नेट टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू 2r माइनस टेंशन इंटू r, दिस विल बी द नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। मैंने अल्फा की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है क्योंकि अल्फा इस तरफ है, तो F का टॉर्क पॉजिटिव हो जाएगा और टेंशन का टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा।
ठीक है, ये इक्वेशन बन गई आपके पास। अब ये दो इक्वेशंस हैं, टी और एफ इन दोनों से अपने को मिल रहे हैं। अब अगर प्योर रोलिंग यहाँ पे हो रही है तो प्योर रोलिंग के केस में हम जानते हैं एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के रिलेशन भी होते हैं। तो जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बिल्कुल नीचे यहाँ पे टच है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, तभी प्योर रोलिंग होगी। एक्सेलरेशन अगर यहाँ पे जीरो है तो बोलूंगा कि ये a1 माइनस ये रेडियस कितनी है 2r। तो इस पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो सेंटर ऑफ मास वाला a1, एक इस तरफ अल्फा इंटू 2r, क्योंकि रेडियस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 2r। तो मैं लिखूंगा a1 माइनस अल्फा इंटू 2r शुड बी इक्वल टू जीरो। ये प्योर रोलिंग का केस हो गया। तो यहाँ से एक रिलेशन और मिल गया, a1 इज इक्वल टू 2 अल्फा r। ठीक है, अब अगर बात करें इस ब्लॉक के बारे में, ब्लॉक की अगर कंडीशन देखें तो ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, ऊपर इस पे टेंशन लग रहा है, नीचे इसका अपना mg लग रहा है, तो mg माइनस टी शुड बी इक्वल टू दिस ma2। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी ट्रांसलेशन वाली। और ये a2 में कैसे कैलकुलेट करूंगा अगर एंगुलर एक्सेलरेशन से मुझे चाहिए तो बेसिकली ये a2 इज नथिंग बट ये जितना नीचे जाएगा उतना ही ये इस तरफ चलेगा, सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। जब सेम स्ट्रिंग से हैं तो अल्फा के हिसाब से क्या आप इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? क्या आएगा इस पॉइंट का एक्सेलरेशन? इस पॉइंट के पास भी दो एक्सेलरेशन, एक जो सेंटर ऑफ मास वाला है a1 वो इस तरफ, और अल्फा की वजह से दूसरा एक्सेलरेशन इस तरफ अल्फा आर, क्योंकि आर रेडियस पे है। याद है ना, रोलिंग में हर एक पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन या दो वेलोसिटीज होती हैं, एक सेंटर ऑफ मास वाला a1 इस तरफ, दूसरा इस डायरेक्शन में अल्फा आर के बराबर। तो अगर a2 को लिखना है तो a2 अपन लिख सकते हैं बाय रोलिंग a2 is equal to a1 minus alpha r। अब ये सारी इक्वेशंस आपके पास हैं, इनको आपको यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज कर सकते हैं? तो यूज करने का तरीका, यहां से आप कितने अननोन हो गए आपके पास पहले ये देख लीजिए, टेंशन, फ्रिक्शन, तीन अननोन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सारी चीजें नोन मतलब ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, चौथा अननोन हो गया अल्फा, चार, पांचवा अननोन आपके पास आ गया a2, ये आपके पास अननोन है, इनको यूज करना है, आप इनको आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं देख लीजिए, इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है, सारी चीजें गिवन है, क्या क्या गिवन है यहाँ पे आपको ऑलरेडी। इसका जो मास दे रखा है स्मॉल m जो आपने लिया हुआ है वो 3 kg गिवन है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो गिवन है आपको 0.6, इसके जो r गिवन है r 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 2r आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका जो मास है ये भी आपको गिवन है 1 kg के बराबर। ठीक है, ये सारी चीजें गिवन है, इनको आपको इक्वेशन में रखना है और फाइनल अपना आंसर यहाँ से बताना है। इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, मैंने सिर्फ आपको इक्वेशन बनाने का तरीका बताया है कि आप कौन कौन सी इक्वेशन यहाँ से बना सकते हैं। ठीक बात है, टोटल 5 ही इक्वेशन है, आपने ये लिख लिया, दिस इज 4, दिस इज 5, 5 अननोन है और 5 इक्वेशन आपके पास हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। क्लियर? तो मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ जो आ रहा है। फाइनल आंसर जो आप मैच करेंगे वो कर रहा है a1 इज इक्वल टू 0.27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और a2 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.135 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात पक्के से? ठीक है, कैसे करना है मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो a1 है इस a1 की जगह आप 2 अल्फा रख दीजिए। ओके, तो एक इक्वेशन आपको ये मिल जाएगी टी एफ और अल्फा में, दूसरी इक्वेशन टी एफ और अल्फा में ये रही, दो इक्वेशन आपको सेम वेरिएबल्स में मिल रही है, इन दोनों को सॉल्व करो, यहाँ से टेंशन को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, उसके बाद फ्रिक्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको, तो फ्रिक्शन को एलिमिनेट भी आप यहाँ से टेंशन यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस टेंशन को यहाँ पुट करके फ्रिक्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार पॉज करके, पढ़ लिया? तो क्या कह रहा है, एक यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, ये यहाँ पे रोल करता हुआ आगे बढ़ रहा है। रोल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको दे रखा है ओमेगा नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर,
रोल करता हुआ आगे बढ़ रहा है और बोला कि ये स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शनलेस ट्रैक है एक, इस पे ऊपर चढ़ गया यहाँ तक लेट्स से, तो पूछा क्या बताइए कितनी हाइट ही अटेंड करेगा। अब ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, पर ध्यान दीजिए पहले वाले क्वेश्चंस में अपन ने वहां पे रफ सरफेस माना था, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस ट्रैक है। अब सोचो कि अगर ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक है तो इस पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे। इस पे फोर्सेस लगेगा एक तो mg और दूसरा इसका नॉर्मल फोर्स। ये दो फोर्सेस इस पे लगेंगे किसी भी पोजीशन पे, अगर यहाँ भी है तो एक तो mg, दूसरा इसका नॉर्मल फोर्स, ये दो। क्या इन दोनों में से किसी का भी टॉर्क यहाँ पे एक्ट करेगा? अबाउट सेंटर अगर देखो तो क्या किसी का भी कोई टॉर्क यहाँ पे एक्ट कर रहा है? नहीं, टॉर्क इस पे आ रहा है जीरो। नेट टॉर्क अबाउट सेंटर इज इक्वल टू जीरो। जब टॉर्क अबाउट सेंटर जीरो है इसका मतलब ये जो ओमेगा से घूम रही है ये चेंज नहीं होने वाला, ये हमेशा घूमता रहेगा। मतलब ये जब टॉप पोजीशन पे पहुंच भी जाएगा ना, ये जब बिल्कुल ऊपर पहुंच भी जाएगा तो इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, लेकिन तब भी इसके पास ओमेगा तो रहेगा, क्योंकि ओमेगा को कम करने के लिए टॉर्क चाहिए और वो यहाँ पे नहीं है अपने पास। तो यहाँ पे स्पेशल केस इसलिए बन जाता है ये, क्योंकि जब टॉप पे पहुंच भी गया लेट्स से यहाँ से यहाँ तक, तब भी वेलोसिटी जीरो हो गई क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया और आगे ऊपर नहीं बढ़ रहा, लेकिन अभी भी ये घूम रहा है, अभी भी इसके पास ओमेगा नॉट है। ठीक है, अब अपने को देखना है कि कितना ऊपर गया ये, तो इसके पास वी नॉट था, ओमेगा नॉट था, और मान लीजिए एच हाइट अब चढ़ गया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एच पे अगर पहुंच गया है ये, तो हम सीधा लिख सकते हैं इसके केस में कि कितनी इसने अचीव की होगी। अगर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, बाय एनर्जी कंजर्वेशन हम लिख सकते हैं इनिशियल एनर्जी इसके पास क्या थी, रोल कर रहा था तो इसके पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी थी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी थी, दोनों एनर्जीज इसके पास थी इनिशियली। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जीरो थी, फाइनली अगर बात करूं तो ये ऊपर पहुंच चुका, तो mgh एक तो ये है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी जीरो हो गई तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हो गई जीरो, प्लस क्योंकि ये अभी भी ओमेगा है इसके पास तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी भी है और वो सेम है, ओमेगा में चेंज नहीं हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं हाफ आई नॉट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यहाँ से दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, आपको मिल रहा है एच इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल वी नॉट स्क्वायर बाई 2g, ये आपको मिल रहा है फाइनली एच। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, पर आपको ये बात यहाँ ध्यान देनी है कि अगर ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक है और क्योंकि ये रोल करता हुआ ऊपर चढ़ा तो इसकी ओमेगा में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ऑब्वियसली आगे जाएगा तो प्योर रोलिंग नहीं कहलाएगी वो, क्योंकि ओमेगा इज नॉट सॉरी वी इज नॉट इक्वल टू ओमेगा आर आफ्टर दिस पोजीशन, बट फिर भी ये रोल तो कर रहा है, सॉरी फिर भी ये घूम तो रहा है। तो घूम रहा है तो हम बोलेंगे कि भैया वहां पे सिर्फ एंगुलर उसकी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी एट द टॉप। उसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऐसा। क्लियर है? तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे रफ सरफेस होता तो क्या होता, रफ सरफेस होता तो फ्रिक्शन लगता, उस फ्रिक्शन की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होता जो इस ओमेगा को भी कम करता समय के साथ, और ये जब ऊपर टॉप पे पहुंचता तो इसके पास ना तो ओमेगा होता ना ही वी होता, आप सिर्फ बात करते तब पोटेंशियल एनर्जी की टॉप पोजीशन पे। पर यहाँ पे क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ इसके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। क्लियर बात है यहाँ तक? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपन टॉपलिंग की, कि टॉपलिंग क्या है। तो ये टॉपलिंग क्या है, देखो आपने कई बार देखा होगा, जैसे आपके सामने अगर एक छोटी सी पानी की बोतल रखी हुई है तो मान लीजिए आप उस पर क्या करते हैं, सबसे ऊपर की तरफ उस पर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाइए। मान लीजिए पानी की बोतल आपके पास रखी है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, आपने क्या किया, इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया यहाँ ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है ना कि वो या तो स्लाइड करेगी पूरी की पूरी, लेकिन एक पॉसिबिलिटी और क्या है, क्या वो ऐसे गिर जाएगी यहाँ पे, क्या उसकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी वो गिरने लायक हो जाएगी, है ना। ये कहलाता है टॉपलिंग। मतलब अगर एक अनबैलेंस टॉर्क वहां पे है जो उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, उसको गिराने की कोशिश कर रहा है, इस प्रोसेस को कहेंगे टॉपलिंग। अब ये कब होता है, आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, आपने फील किया होगा कि आपके पास अगर दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, एक ऐसा है, ठीक है, और एक
थोड़ा वाइड बेस का है, ऐसा है, जिसका बेस थोड़ा ज्यादा चौड़ा है। अब इन दोनों पे आप अगर फोर्स लगाते हैं ऊपर, ठीक है, मैं ऊपर की तरफ इन पे फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, ऐसा, दोनों का मास वास सेम है, ऐसा मान लीजिए। इस पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर, तो आपको क्या लगता है कौन सा जो ऑब्जेक्ट है उसमें आपको चांसेस लगते हैं कि वो गिर जाएगा, मतलब वो स्लाइड नहीं करेगा, वो टॉपल कर जाएगा? आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा इनमें से ऑब्जेक्ट होगा? आप सोच रहे पा रहे हैं कि ये वो ऑब्जेक्ट होगा जो चांसेस ज्यादा है कि टॉपल पहले कर जाएगा, स्लाइड बाद में करेगा। क्या ये बात ठीक है? ऐसी कोई भी एक कम बेस का ऑब्जेक्ट आप रखिए जिसके हाइट ठीक ठाक हो, बेस थोड़ा कम हो, कोई भी एक पतली बॉटल आप रख सकते हैं या कोई और चीज आप रख सकते हैं, और उस पर फोर्स लगा के देखिए ये बात, आप फोर्स लगाएंगे तो वो स्लाइड हो रहा है, टॉपल हो रहा है। क्लियर है? अब ऐसा क्यों होता है, ये टॉपल क्यों हो रहा है? एक चीज टॉपल हुई, दूसरी टॉपल क्यों नहीं हुई? मान लीजिए ये तो टॉपल हो गया, लेकिन ये टॉपल क्यों नहीं हुआ? फोर्स सेम था, मास सेम था, तो एक तो टॉपल हुआ लेकिन दूसरा नहीं, क्यों ऐसा? इन सब पे बात करते हैं बबन। तो बेसिकली टॉपलिंग जो होती है वो एक अनबैलेंस टॉर्क की वजह से आ रही है। अभी अनबैलेंस टॉर्क कौन सा है इस बारे में अगर बात करें, तो भैया आपने जो ये ऑब्जेक्ट बना रखा है यहाँ पे, इस पे क्या किया, नीचे रफ सरफेस है, मान लीजिए रफ सरफेस है। अब आप जो इस पे फोर्स लगाते हैं, और ये फ्रिक्शन जो है सफिशिएंट फ्रिक्शन है यहाँ पे, sufficient friction to avoid sliding। आपने जितना फोर्स लगाया उसके हिसाब से फ्रिक्शन सफिशिएंट है, ये स्लाइड नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है भैया, अगर स्लाइड नहीं करेगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, ऐसे यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। ओके, नेट फोर्स अगर देखो तो जीरो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अब सोचो, क्या ये फोर्स और ये जो फ्रिक्शन फोर्स आपने यहाँ पे लगाया, ये जो फोर्स आपने यहाँ लगाया, जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, अगर मैं सेंटर के अबाउट देखूं तो क्या सेंटर के अबाउट इन दोनों की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है? ध्यान से देखो आप, क्या इन दोनों की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है? अगर ये डिस्टेंस b है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो F इंटू बी बाई टू प्लस फ्रिक्शन फोर्स इंटू बी बाई टू, और क्योंकि F इक्वल टू एफ है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ जो टोटल टॉर्क उस पे लग रहा है वो F इंटू बी लग रहा है। दिस इज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। अब अगर टॉर्क इस पे लग रहा है तो ये तो घूमेगा, और घूमेगा, इसी को आपने बोला टॉपल होना। अब इस टॉपलिंग को कौन बचा सकता है, कौन इसको अवॉइड करवा सकता है, टॉपल ना हो ऐसा कौन कर सकता है? तो इसके लिए काम आता है नॉर्मल रिएक्शन। अब हम जानते हैं कि जनरली आप जब बात करते हैं तो आप नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल सेंटर से ऐसे बनाते हैं, दिस इज द नॉर्मल फोर्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक क्लॉकवाइज टॉर्क इसके पास है, इस एफ और इस फ्रिक्शन की वजह से एक मोमेंट यहाँ बना हुआ है इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से गिर रहा है, तो इसको अवॉइड करने के लिए एक उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क की जरूरत है, जो इस टॉर्क को, फोर्स के टॉर्क को बैलेंस कर सके। तो ये टॉर्क कौन प्रोवाइड करता है? ये टॉर्क प्रोवाइड करता है नॉर्मल। अब वो कैसे प्रोवाइड करेगा? तो नॉर्मल जो टॉर्क प्रोवाइड करेगा वो करेगा थोड़ा सा शिफ्ट होके। तो जो नॉर्मल अपनी पोजीशन जो सेंटर से पास हो रहा है वो क्या करेगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा और अब यहाँ से पास होगा। अब अगर यहाँ से पास हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भैया अब इस पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा यहाँ से। ठीक है, कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि जब ये सिचुएशन थी, फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, अगर नॉर्मल और एमजी बिल्कुल सेंटर से पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक अनबैलेंस टॉर्क था जो प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, इसको रोकने के लिए नॉर्मल थोड़ा सा अपनी जगह से शिफ्ट हो गया। क्लियर? अब अगर नॉर्मल शिफ्ट हुआ है तो हम जानते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में, या आप अभी फिर से एक बार टॉर्क लें, तो टॉर्क में लेता हूं इस बार इस पॉइंट से, ई पॉइंट से। ठीक है, अगर मैं यहां से टॉर्क लेता हूं तो क्या बोलूंगा, इसका टॉर्क जीरो हो गया, फ्रिक्शन, क्योंकि ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। नॉर्मल का टॉर्क जीरो क्योंकि ये भी इस पॉइंट से पास हो रहा है। टॉर्क किसका बचा? एक टॉर्क आएगा mg का, अगर ये a डिस्टेंस दूर है तो इसका टॉर्क लिखोगे आप mg इंटू a के बराबर। ऐसे ही ये जो फोर्स है ऊपर, ये b डिस्टेंस पे है, दिस डिस्टेंस इज b, इसका टॉर्क अगर आप इस पोजीशन से लिखोगे तो कितना लिखोगे, f इंटू बी के बराबर। ये लिख लिया आपने इसका टॉर्क।
और क्योंकि ये एफ बी वाला टॉर्क इस डायरेक्शन में है जबकि एम जी वाला टॉर्क इस डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। और जब बैलेंस कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो होने की एक पॉसिबिलिटी है, टॉपलिंग से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस मिली मुझे ए, जो शिफ्ट इन द नॉर्मल मिला वो कितना मिला, एफ बी बाई एम जी, ये मुझे मिला शिफ्ट इन द नॉर्मल। अब सोचो ये जो नॉर्मल शिफ्ट हुआ है ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। भैया ये नॉर्मल जो सेंटर से पास होता था वो यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, मैक्सिमम इसका एक्सट्रीम तक चला जाएगा। पर उसके बाद तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। नॉर्मल तो ऑब्जेक्ट पे लगता है, पहाड़ तो लगेगा नहीं कि यहाँ लगा दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। नॉर्मल तो ऑब्जेक्ट से पास होना चाहिए, मतलब नॉर्मल जो मैक्सिमम शिफ्ट हो सकता है वो इसकी एज तक शिफ्ट हो सकता है। अगर एफ को या बी को बढ़ा दिया जाए, बी मतलब इसकी हाइट जो मैं कह रहा था आपसे इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स में, तो अगर बी को बढ़ा दिया जाए या एफ को बढ़ा दिया जाए तो ए भी ज्यादा चाहिएगा, लेकिन ए की तो एक लिमिट है, वो मैक्सिमम इस राइट साइड के एज तक जा सकता है, उसके आगे तो जा नहीं सकता। अगर एफ और बी को आपने इतना बढ़ा दिया कि अब ए इतना नहीं बढ़ पा रहा, तब ये क्या करेगा, गिर जाएगा, क्योंकि तब ये वाला टॉर्क इज मोर देन दिस वाला टॉर्क, इस वजह से इसकी टॉपलिंग हो जाएगी और ये गिर जाएगा। अब बात समझ में आई आपको कि जिसका बेस एरिया कम है उसके पास दिक्कत क्या होगी कि जो नॉर्मल है उसको शिफ्ट होने के लिए कम स्कोप है, जबकि जिसका बेस एरिया ज्यादा है उसको नॉर्मल को शिफ्ट होने के लिए स्कोप ज्यादा है। स्कोप ज्यादा तो ये ज्यादा टाइम तक टॉपलिंग को अवॉइड कर पाएगा। जिसका हाइट ज्यादा है उस केस में बी ज्यादा हो गया, बी ज्यादा हो गया तो यहाँ पे भी टॉर्क जो ऊपर से इसको गिराने की कोशिश कर रहा है वो ज्यादा हो गया। इसीलिए जो लीन और ऐसे लंबे ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो उनकी टॉपल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो टॉपलिंग बेसिकली क्या है कि जब एक अनबैलेंस टॉर्क उस पर प्रोड्यूस होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो नॉर्मल जो है उसका वो शिफ्ट होता है अपनी पोजीशन से टुवर्ड्स द एज। किस तरीके से कि वो एक अपोजिट सेंस में टॉर्क वहां प्रोड्यूस कर सके, एक अपोजिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर सके। जब तक वो प्रोड्यूस कर पाता है वो करता है, मैक्सिमम वो एज तक शिफ्ट हो सकता है। अगर गिराने वाला टॉर्क उससे भी ज्यादा है तो वहां पे टॉपलिंग हो जाएगी, अगर गिराने वाला टॉर्क उससे कम है या दोनों बराबर हो पा रहे हैं तो टॉपलिंग नहीं होगी। ठीक है बात यहाँ तक? टॉपलिंग बेसिकली शिफ्ट ऑफ द नॉर्मल पे काम करता है, मैक्सिमम वो एज तक शिफ्ट हो सकता है, उसके बाद टॉपलिंग नहीं बच पाएगी। क्लियर है बात यहाँ तक अच्छे से? ठीक है, अब इसी से आप रोलिंग को भी रिलेट कर सकते हो। रोलिंग में भी बेसिकली वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो रोलिंग इजी क्यों होती है ग्राउंड पे, अगर इस बारे में बात करो तो देखो यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल लगने के लिए कांटेक्ट एरिया ऐसा होना चाहिए, एरिया कांटेक्ट में होना चाहिए। सोचो अगर ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रोल कर सकता है, तो यहाँ जो कांटेक्ट में होता है वो बस सिर्फ एक पॉइंट होता है, सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट यहाँ पे बना हुआ होता है। अगर पॉइंट कांटेक्ट है तो नॉर्मल के पास शिफ्ट होने के कोई चांसेस है क्या? नॉर्मल कहीं शिफ्ट हो पाएगा क्या, यहाँ या यहाँ? नहीं, क्योंकि यहाँ तो कांटेक्ट ही नहीं है, तो नॉर्मल के पास शिफ्ट होने का कोई स्कोप नहीं है। जब शिफ्ट होने का स्कोप नहीं है तो थोड़ा सा भी अनबैलेंस टॉर्क यहाँ पे रोलिंग शुरू कर देगा, इसलिए ग्राउंड पे रोलिंग बहुत इजी हो जाती है। क्लियर है बात? क्योंकि नॉर्मल के शिफ्ट होने का कोई स्कोप नहीं है। जब नॉर्मल शिफ्ट नहीं हो पाता तो एक अनबैलेंस टॉर्क को अपोज करने के लिए टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो एक छोटा सा अनबैलेंस टॉर्क भी यहाँ इसको घुमाना शुरू कर देगा, यहाँ इसको रोल करना शुरू कर देगा। क्लियर है बात? जब रोल करना शुरू कर दिया मान लीजिए किसी एक छोटे से टॉर्क ने भी, तो ये फ्रिक्शन तब काम में आता है। फ्रिक्शन क्या करेगा, अगर ये सफिशिएंट है तो यहाँ प्योर रोलिंग शुरू करवा देगा, और अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। क्लियर है बात? पर बात यह है कि क्योंकि यहाँ नॉर्मल सिर्फ एक पॉइंट से ही पास हो सकता है, उसके पास कोई और स्कोप नहीं है शिफ्ट होने का, इसलिए वो टॉपलिंग को अपोज नहीं कर पाता। एक छोटा सा टॉर्क भी यहाँ पे इसको रोलिंग मोशन में ले आएगा। ठीक है बात अच्छे से? तो आई गेस टॉपलिंग आपको क्लियर है। एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर एक यूनिफॉर्म ब्लॉक है
हाइट और इसकी विड्थ दे रखी है, तो अपन इसका डायग्राम बना देते हैं। उसको एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है, ठीक है। ऐसा ब्लॉक है, इसकी आपको हाइट दे रखी है h और इसकी विड्थ दे रखी है a, ओके। और ये एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है। रफ इंक्लाइन प्लेन पे है तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। इधर इसका mg sin थीटा कंपोनेंट एक्ट कर रहा होगा, इस पे इस तरफ इसका mg cos थीटा कंपोनेंट एक्ट कर रहा होगा, और इस तरफ इस पे एक नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये सारे फोर्सेस इस पे हैं। अगर इसका सेंटर है O, अब बोला क्या गया है, अगर इसका इंक्लिनेशन ग्रेजुअली इंक्रीज करें, जैसा कि बोला हुआ है थीटा को ग्रेजुअली इंक्रीज करें, तो क्या होगा कि ये या तो हो सकता है स्लाइड करना शुरू कर दे या टॉपल कर जाए। दो चीजें हैं, पॉसिबल हैं। इन्होंने बोला कि किस कंडीशन में ये टॉपल करेगा बिफोर स्लाइडिंग, ये स्लाइड ना हो और टॉपल हो जाए, ऐसा इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो हमें इसको कंडीशन अगर बतानी है तो हमें हर क्वेश्चन को इसमें शुरू करने का तरीका क्या होना चाहिए। अपन इसमें मानते हैं पहली बात कि ये स्लाइड करे बिफोर टॉपलिंग। हम मानते हैं कि ये स्लाइड कर जाए बिफोर टॉपलिंग, क्योंकि हमने ये सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं आज तक। ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करता है तो हमें एफ इक्वल टू एम वाली बात पता है सारी, हम वो चीजें जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि क्वेश्चन हमेशा कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले कंडीशन मान लो कि ये स्लाइड कर रहा है टॉपलिंग करने से पहले। अगर ये स्लाइड करता है इसका मतलब जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट नहीं है इसको रोकने के लिए, और ऐसा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दिस mg sin थीटा इज मोर देन फ्रिक्शन फोर्स, तभी ये स्लाइड करेगा नीचे की तरफ, है ना। इसका मतलब mg sin थीटा इज मोर देन म्यू mg cos थीटा। ये बात भी क्लियर है, जो नॉर्मल फोर्स है वो mg cos थीटा के बराबर है, तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। यहाँ से हम लिख सकता हूँ दिस tan थीटा इज मोर देन म्यू, mg mg कैंसिल हो गए, sin बाय cos इज tan थीटा इज मोर देन म्यू। तो बोला जा सकता है कि अगर ब्लॉक रेस्ट पे है, इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो बोला जाएगा कि भैया ये जो tan थीटा है वो म्यू से कम या बराबर हो सकता है। अगर ज्यादा हुआ तो वो स्लाइड कर जाएगा। अगर रेस्ट पे है मतलब tan थीटा जो है वो म्यू से कम होना चाहिए। यहाँ तक एक बात अपने को कंडीशन मिल गई कि अगर स्लाइड नहीं कर रहा है तो क्या सिचुएशन है, tan थीटा शुड बी लेस देन म्यू। एक कंडीशन अपने को मिल गई। अब दूसरी बात अगर करते हैं कि अगर ये टॉपल कर रहा है, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये टॉपल कर रहा है तो जब टॉपल करेगा तो यहाँ पे कौन सा टॉर्क है जो इसको टॉपल करवाएगा। तो हम बहुत बात कर सकते हैं कि अगर मैं ओ के अबाउट टॉर्क लिखूं तो mg cos थीटा का टॉर्क 0, mg sin थीटा का टॉर्क 0, टॉर्क बचता है इस फ्रिक्शन का, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस है h/2 की। तो ये जो फ्रिक्शन का टॉर्क है ये इसको टॉपल कराने की कोशिश करेगा। कैसे, फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा इस तरह, ये इसकी टॉपलिंग की कंडीशन बन सकती है, ठीक है। अब इसको अवॉइड करना है, अगर टॉपल को रोकना है तो कौन आ सकता है, नॉर्मल फोर्स अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर सकता है। और नॉर्मल फोर्स अपनी पोजीशन ऐसे शिफ्ट करेगा सच दैट इसका जो टॉर्क आया ये इस डायरेक्शन में आए, ठीक है। तो मानते हैं कि नॉर्मल जो आया वो अब आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा दूर आ गया। कितना दूर आ गया, तो x डिस्टेंस पे आ गया अब यहाँ से, ठीक है। अब अगर नॉर्मल थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है तो हम लिख सकते हैं कि टॉर्क बाय फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू टॉर्क बाय नॉर्मल, तभी तो ये बैलेंस रहेगा। फ्रिक्शन का टॉर्क कितना है, तो ये है F इंटू h/2। नॉर्मल का टॉर्क कितना है, ये है n इंटू एक्स। क्लियर बात है कैसे, ये नॉर्मल फोर्स और ये इसके ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस, ये सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, x के बराबर। तो ये इसका टॉर्क हो जाएगा। यहाँ से आपको कितना मिला, x, या आप चाहें तो सीधा ऐसा लिख सकते हैं, फ्रिक्शन की जगह पर डाल सकते हैं, क्योंकि ये रेस्ट पे है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में इस पे नेट फोर्स देखूं तो फ्रिक्शन है इधर mg sin थीटा है, रेस्ट की बात हो रही है। तो फ्रिक्शन की जगह मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ mg sin थीटा इंटू h/2, और नॉर्मल की जगह क्या डाल सकता हूँ, यहाँ पे डाल सकता हूँ mg cos थीटा और इधर नॉर्मल, ऐसा सीन है। तो mg cos थीटा इंटू एक्स। यहाँ से फिर से आपको चीजें मिली क्या, कि भैया tan थीटा यहाँ से आपको दिख रहा है, या x यहाँ से आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है
tan थीटा इंटू h/2, ये आपको मिला यहाँ से x। अब ये जो x है, जो नॉर्मल शिफ्ट हुआ है, वो मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकता है? जो नॉर्मल पहले यहाँ था, अब वो यहाँ आ गया, वो मैक्सिमम इस एज तक जा सकता है, उसके आगे तो नॉर्मल नहीं जा पाएगा। एज मतलब a/2 डिस्टेंस तक ये मैक्सिमम शिफ्ट हो सकता है। तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? a/2। तो x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू a/2, उससे ज्यादा तो हो नहीं पाएगा ये। क्लियर है? अगर ऐसा है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि दिस tan थीटा इंटू h/2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू a/2। क्लियर है बात? अगर ऐसा है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये a/h इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा, और क्योंकि tan थीटा जो है वो हमेशा म्यू से छोटा है, tan थीटा हमेशा म्यू से छोटा है, तो आप इन दोनों रिलेशंस को मिला के फाइनली अपना आंसर क्या दे सकते हैं कि दिस म्यू एस जो वहां लिखा हुआ है मस्ट बी ग्रेटर देन a/h, क्योंकि tan थीटा जो है वो लेस देन म्यू है, और यहाँ tan थीटा इज लेस देन a/h है, तो म्यू एस मस्ट बी ग्रेटर देन a/h। ये वो कंडीशन है जब वो टॉपल करेगा बिफोर स्लाइडिंग। तो दिस इज द कंडीशन फॉर टॉपल बिफोर स्लाइडिंग। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन जेई में बन सकते हैं इस टाइप के, नीट में तो नहीं पूछा जाएगा। नीट में बस टॉपलिंग के बारे में अगर बेसिक कोई कभी पूछ लिया कि टॉपलिंग क्या होती है और नॉर्मल कैसे शिफ्ट होता है, तो आपको बस वो ध्यान होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन के पहले स्लाइड करेगा या पहले टॉपल करेगा, ये नीट में नहीं पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है। जेई में भी एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंस में मुश्किल ही है इस टाइप का क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो ठीक है, अपना चैप्टर यहाँ खत्म होता है रोटेशन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे ग्रेविटेशन की, शुरू करेंगे अपन नया चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।